कड़कड़ाती ठंड रात में एक लड़की पुलिस वालों को कॉल करके कहती है कि मेरे साथ 4 लड़कों ने गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि लड़की के मुंह पर एसिड लगा हुआ है, उसके कपड़ों पर भी एसिड है। इसके बाद फौरन जो महिला पुलिस अधिकारी थी वो अपनी जैकेट उतारकर उस महिला को पहना देती हैं। इसके बाद फौरन ही मेडिकल के लिए इस लड़की को भेजा जाता है। लेकिन मेडिकल में क्या चीजें आती हैं इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर जरूर बताएंगे। लेकिन लड़की ने बड़े शातिर तरीके से 80 घंटे के अंदर 300 पुलिस वालों को कठपुतली की तरह नचाया, शहर शहर घुमाया, हर किसी से बात करने के लिए मजबूर कर दिया। और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में 80 घंटे बाद जो पुलिस कमिश्नर हैं वो पहली बार ऐसा देश में होगा जब ऑन कैमरा लाइव आकर कहते हैं कि कैमरा ऑन कीजिए, हम बताते हैं कि जिस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ उसका असली नाम क्या है। उसके जो गुनहगार हैं कोई और नहीं बल्कि लड़की ने खुद का ही गैंग रेप करवा लिया। अब जब मीडिया वाली सारी बातें सुनते हैं तो हक्के बक्के रह जाते, उन्हें लगता है कि शायद कमिश्नर साहब से कुछ गलती हो गई है। लेकिन जब कमिश्नर साहब एक एक कर सारी परतें खोलते हैं तो वहां खड़े जितने भी लोग थे उस लड़की की ओर घिन नजर से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जिस लड़की के लिए पूरी मीडिया, पूरी जनता, यहां तक कि महिला आयोग तक ने सबने प्रेशर बनाया था, वो वही लड़की कल्प्रिट निकलेगी। वही लड़की पूरी दुनिया को किस तरीके से बेवकूफ बना रही थी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। क्योंकि इस पूरे केस में कैसे उसके साथ बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसी लड़की का गैंग रेप करवाया, या कहें कि सेक्स करवाया, फिर बाद में उसे गैंग रेप में तब्दील करने के लिए खुद एक बॉयफ्रेंड कह रहा है। क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से जानते हैं। जो पूरा मामला सामने आया है ये राजस्थान के जयपुर से सामने आया और यहाँ पर पहली बार एक लड़की बेनकाब हुई लाइव कैमरे पर, जिसके गंदे इरादे, गंदे मंसूबे खुद कमिश्नर ने सामने रखे। साल 2018 था और ठंड का महीना था, जनवरी। आप समझिए कितनी कड़कड़ाती ठंड होती है। और उस तारीख को, जो तारीख थी वो थी 10 जनवरी। सुबह के बज रहे थे 5। कंट्रोल रूम को एक कॉल जाता है और एक लड़की की आवाज़ आती है और बोलती है, सर मुझे बचा लीजिए, मैं बड़ी मुश्किल से आपको कॉल कर पा रही हूँ, जल्दी मेरे पास आइए, मेरे साथ 4 लड़कों ने गैंग रेप किया है। अब ये सुनते ही वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि हमारे राज्य में इस तरीके की एक घटना घटी, हमारे शहर में ऐसी एक घटना घटी है, एक लड़की के साथ गैंग रेप किया गया है। उनकी भी हालत ख़राब होती है कि अब ऊपर से हाई कमान से ऑर्डर आएगा, उनकी भी क्लास लगाई जाएगी। तो ऐसे में वो फटाफट कहते हैं, मैडम आप जहाँ भी हमें लोकेशन बताइए, हम आते हैं। लड़की बताती है कि सर मेरे साथ गैंग रेप किया 4 लड़कों ने और उन्होंने मुझे MNIT यानी कि मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पास फेंक दिया है, चलते ऑटो से मुझे धक्का दे दिया, आप जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। अब इसके बाद कंट्रोल रूम जो है वो कॉल करती है पास के थानों को, वहाँ से जितनी भी पुलिस की टीम थी वो जाती है वैन लेकर, और लड़की की जब वो हालत देखते हैं तो वो सिहर जाते हैं। दरअसल जो लड़की थी उसके बदन पर कपड़े फटे हुए थे, ये समझिए नाक के बराबर थे, और तो और वो ठंड से ठिठुर रही थी। उसके मुंह से झाग जैसा, या यूँ समझिए वाइट कलर का एक कीटनाशक या एसिड टाइप की चीज़ लगी हुई थी। पुलिस को जांचना था कि आखिर वो है क्या। अब ऐसे में जब एक लेडी कांस्टेबल वहाँ पर मौजूद होती हैं, वो लड़की की हालत देखती है, उनको तरस आता है और फटाफट वो अपना जैकेट उतारती हैं, उस महिला को जो पीड़ित थी उसको पहना देती हैं और उसको एक तरीके से सांत्वना देती हैं, दिलासा देती हैं, कंधा देती हैं, और फिर इस लड़की को वैन में बिठाया जाता है। वैन में बिठाकर सदर थाना ले जाया जाता है और अब थाने में पूछताछ शुरू होती है। जो पुलिस की टीम थी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पता करते हैं, सबसे पहले महिला को थोड़ा सा ठंडा करते हैं, बातचीत करने के कि वो कुछ ऐसा ना बोल दे या वो डरी हुई ना हो, वो हमें देखकर डर ना जाए, तो उससे पहले सांत्वना देते हैं। उसके बाद उससे एक एक करके सवाल पूछते हैं। उससे पूछते हैं, मैडम आप ये बताइए कि आपका रेप कहाँ हुआ, कौन सा ऑटो था, साथ ही आपने जहाँ से हमें कॉल किया वहाँ तक आप कैसे पहुँची। तो महिला बताती है कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए अलवर गई हुई थी, SSC का। 9 जनवरी को मैं वहाँ से लौट रही थी अलवर से SSC का एग्ज़ाम देकर। तो 7 बजे के आसपास जयपुर जंक्शन पर जो है वो ट्रेन आकर रुकती है और मैं बाहर निकलती हूँ। बाहर निकलने पर मुझे अपने घर जाना था, तो इसके लिए मैं ऑटो वगैरह देख रही थी। तभी एक ऑटो आकर रुका और उसने मुझसे 20 रुपये के लिए बोला कि आप मुझे 20 रुपये दें, मैं आपको आपके घर तक पहुँचा दूँगा। अब ऐसे में मैं उस ऑटो में बैठ गई, लेकिन जब मैं ऑटो में बैठी तो मैंने देखा कि 3 लड़के पहले से उस ऑटो में बैठे हुए हैं।
लेकिन मुझे घर जाने की जल्दी थी और इसीलिए मैंने ऑटो वाले को चलने को कहा। अब लगातार जो ऑटो वाला था वो गलत रूट से या गलत बातें बताकर 2-3 घंटे तक ऑटो को घुमाता रहा और फिर एक सुनसान जगह पर एक पार्क पड़ता है, सिंधी उसने एक नाम लिया कि सिंधी के आसपास एक पार्क पड़ता है, वहाँ पर वो मुझे ले गया। ज़बरदस्ती उन लोगों ने मुझे नीचे उतारा, मुझे खींच कर ले गए, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे साथ रेप किया और तो और जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की, भागने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। इसके अलावा उनके पास एक बॉटल थी जो उन्होंने मेरे मुंह में ठूस दी और ऐसे लगा दिया कि मैं सारा पी जाऊं। तो लड़की बोलती कि सर मुझे लग रहा था शायद वो मुझे मारना चाहते थे, उन्होंने मेरे साथ रेप किया और आगे बात ना फैले इसलिए वो चाहते थे कि मैं मर जाऊं और इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ कीटनाशक जैसी चीज़ें पिलाई। लेकिन जैसे वो मेरे अंदर गई मुझे उल्टियाँ हो गई और उल्टी होते ही वो सारी चीज़ें बाहर निकल गई। मैं उस वक्त थोड़ी बेहोश हो गई, मेरी हालत चलने जैसी नहीं थी। मैं रात भर पार्क में ठिठुरती रही, ठंड से काँपती रही और फिर धीरे धीरे करते करते मैं किसी तरीके से इस बस स्टैंड तक पहुंची। यहाँ पर मुझे एक बुज़ुर्ग मिले थे, उनसे मैंने पूछा कि आसपास कहीं बूथ है जहाँ पर फ़ोन किया जा सकता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा सा आगे जाकर एक बूथ है, वहाँ जाकर तुम कॉल कर लो। तो मैं वहाँ तक पहुँची और मैंने आपको फ़ोन किया। अब आप कुछ भी करके मेरी मदद कीजिए। लड़की ने अपनी हालत ऐसी दिखा दी बिल्कुल दयनीय कि उसके साथ बेहद गलत हो गया है। अब तो बस ये पुलिस वाले ही उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। साथ ही साथ वो कहती है कि सर मैं आपको एक क्लू और देती हूँ। दरअसल जब वो लोग मेरे साथ रेप कर रहे थे, मुझे टॉर्चर कर रहे थे, तब ऐसे में जो 2 लड़के थे वो आपस में संदीप और ब्रजेश कह के एक दूसरे को बुला रहे थे। तो हो सकता है इससे आपकी कुछ मदद हो जाए। अब तक जो जयपुर पुलिस थी उसके हाथ पैर फूल गए थे क्योंकि दरिंदगी की बेहद भयावह कहानी थी ये। एक लड़की के साथ पार्क के अंदर इस तरीके से एक वारदात को अंजाम दिया गया, उसे कीटनाशक पिलाने की कोशिश की गई। जब वो मिलती है तो उसके कपड़े पूरी तरीके से फटे हैं, उसके मुंह से झाग और वाइट का कलर जो है इसके लिप्स पर लगा हुआ है, ये देखकर वो सब खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन काम करना था, इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो इसके लिए लड़की का लड़की का जो है टेस्ट कराया जाता है और टेस्ट कराने पे पुष्टि होती है कि इस लड़की के साथ रेप किया गया है। अब तक पुलिस के पास ये चीज़ें आ गई थी, ये साफ हो गया था कि लड़की के साथ रेप हुआ है, वो झूठ नहीं बोल रही। ऐसे में जो महिला थी, जो पीड़ित थी, उसकी परिवार को बुलाया जाता है। अब परिवार में आता कौन है? एक भाई और पिता, क्योंकि जो लड़की थी उसकी माँ है, उनकी मौत हो गई थी। इसकी 2 बहनें और थी जो छोटी थी और जो पिता थे वो मानसिक रूप से थोड़े से अस्वस्थ थे। अब बेटी के साथ रेप जैसी चीज़ हुई है ये सुनकर वो घबरा जाते हैं, उनका रो कर बुरा हाल होता है। वो कहते हैं सर कैसे भी करके इंसाफ दिलाइए। यहाँ लड़की बोलती है कि सर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, अब वो मेरा वीडियो डाल देंगे। मुझे ब्लैकमेल भी किया था, उन्होंने कहा था कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो हमने तुम्हारा वीडियो भी बना लिया रेप करते और हम ये कहीं गलत सलत जगह डाल देंगे और तुम्हें बदनाम कर देंगे। अब इतनी बड़ी चीज़ें हो गई, इतना बड़ा केस हो गया, तो ऐसे में जो बड़े हेड थे उनके, वो 300 पुलिस वालों की टीम बनाते हैं और उनमें से कुछ जिम्मेदार जो पुलिस वाले थे उनके मैं नाम आपको बताती हूँ, उनको ये पूरा जिम्मा सौंपा जाता है और कहा जाता है कि कैसे भी करके इस लड़की के असली गुनहगारों को पकड़ो। उसमें अगर मैं एक एक करके कुछ नाम आपको बताती हूँ जो जानने ज़रूरी हैं क्योंकि इन पुलिस वालों ने बेहद उम्दा इन्वेस्टिगेशन की है। प्रफुल्ल कुमार जो तत्कालीन पुलिस आयुक्त थे, अशोक कुमार गुप्ता उस वक्त ये इंचार्ज थे, कुंवर राजदीप पुलिस उपायुक्त ये देखते थे। इसके अलावा विकास पाठक हैं और साथ ही रतन सिंह हैं, आस मोहम्मद हैं, इसके अलावा राजपाल गोदारा हैं और धर्मेंद्र शर्मा है। ऐसे और तरीके के नाम थे। सोचिए 300 लोगों की टीम बनाई गई थी और उनसे कहा गया था कि अलग अलग जाके कैसे भी करके इस लड़की को इंसाफ दिलाओ। अब ऐसे में जब ये पूरा मामला फैलता है, लड़की का ये जो केस है महिला आयोग तक पहुंचता है, तो कैंडल मार्च निकल जाता है। आप ध्यान से सुनिए, कितना ज़्यादा लड़की के साथ हमदर्दी हो जाती है लोगों को। महिला आयोग सामने आता है, पुलिस पर प्रेशर बनाया जाता है कि आप ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहे, आपको सस्पेंड होना चाहिए, आप गुनहगारों को बचा रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप उस वक्त जयपुर पुलिस पर लगते हैं। इसके अलावा जो जनता थी वो भी आक्रोश में थी और वो कैंडल मार्च करती है, प्रोटेस्ट करती है और कहा जाता है कि कैसे भी करके इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। अब पुलिस वालों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जयपुर पुलिस की हालत टाइट थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो करनी थी। अब एक चीज़ इनको साफ हो गई थी कि रेप हुआ है। इसके बाद दूसरा कदम था कि आखिर सीसीटीवी खंगाला जाए। तो जो पुलिस की टीम है, जिस जगह पर, जिस रेलवे स्टेशन पर, जयपुर जंक्शन पर लड़की ने बताया था कि मैं यहाँ पर ट्रेन से उतरी थी और मैंने ऑटो पकड़ा था, तो सबसे पहले पुलिस जो पूरी पुलिस की टीम थी, उनमें से कुछ लोग को भेजा जाता है और कहा जाता है कि वहाँ पर सीसीटीवी चेक कर आइए।
तो रेलवे स्टेशन पर लगा जो सीसीटीवी था उसको जब चेक करते तो दिखता है कि लड़की स्टेशन से बाहर निकली है, लेकिन वहीं पर पास में 3 सीसीटीवी और लगे थे और जब पुलिस उसको चेक करने जाती है तो पता लगता है कि वो तीनों खराब हैं। अब इसके बाद पुलिस को कोई अच्छी जानकारी नहीं मिलती, एक सीसीटीवी में वो निकलती दिखती है पर ऑटो का पता नहीं चलता। इस पर लड़की से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है, ऑटो कैसा था, किस कलर का था, उसमें बैठा शख्स कैसा दिखता था, बहुत सारी क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो लड़की बोलती है कि सर ज़्यादा तो नहीं, पर मुझे इतना पता है कि ऑटो हरे और पीले रंग का था। अब लड़की ने अपनी तरफ से तो क्लू दे दिया, लेकिन पुलिस के लिए कोई बड़ा क्लू नहीं हुआ, क्योंकि आमतौर पर आप देखेंगे तो हरे और पीले रंग के ही तमाम तरीके के ऑटो आपको दिखेंगे और उस वक्त जयपुर में भी ऐसे कई सैकड़ों ऑटो थे जो हरे और पीले रंग के थे। ऐसे में एक एक जो लोग ऑटो देते हैं, जो उनके ट्रेडर होते हैं, उनके पास तक पुलिस गई, उनसे पूछताछ करना शुरू किया कि क्या आपका कोई भी ऑटो जो चला रहे हैं लोग, वो कभी इस रेलवे स्टेशन पर गया था, इस तारीख को गया था। कई तरीके से पूछताछ की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब एक टीम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है, खंगाल रही है हर तरीके की, एक टीम ऑटो के पीछे लगी है और फिर एक और जो टीम थी वो लड़की को ऑटो में बिठा कर ही अलग अलग जगह घुमा रहे हैं, इसलिए ताकि उसको कुछ याद आए, कुछ बता पाए, उसका डर खुले, और हर जगह के चक्कर लगवाए जाते हैं। उसने जिस एरिया का नाम लिया था कि सिंधी एक एरिया था, वहाँ पर एक पार्क था, मुझे लेकर गए थे। तो पुलिस की टीम लेडी कांस्टेबल के साथ हर एक पार्क, हर एक जंगल, हर एक सुनसान इलाके में उसको लेकर जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ क्या यही जगह थी, क्या इस पार्क में तुमको लेकर आए थे। लड़की हर जगह मना कर देती है और कंफ्यूज होने का एक तरीके से ढोंग करती है, यूँ दिखाती है कि उसे कुछ पता नहीं, उसे कुछ याद नहीं। अब तमाम तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, जो बड़े बड़े कमिश्नर हैं, जो हेड थे उस टाइम पे, जो इंचार्ज थे, उन सब पर दबाव बन रहा था, मीडिया का दबाव था, जनता का दबाव था, महिला आयोग का दबाव था, और इस सब चीज़ों पर इतना प्रेशर होने के बावजूद पुलिस कमिश्नर जो थे उस वक्त के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि असली कल्प्रिट कोई और नहीं, यही पीड़ित लड़की है जिसका नाम आरती है, जो अपने आप को बता रही है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, वही असली कल्प्रिट है। लेकिन पुलिस ने आखिर ये केस सॉल्व कैसे किया, पुलिस को वो पहला क्लू क्या मिला जिसकी वजह से इस ढोंगी लड़की की पूरी पोल खुल गई कि कैसे इसने अपना गैंग रेप खुद करवाया। देखिए, जब पुलिस जांच करती है, देखिए हमारा काम तो ऐसे होता है कि जैसे पुलिस कोई काम करी तो उस पर सवाल उठाएं, लेकिन इस केस में जिस तरीके से जयपुर पुलिस ने काम किया वो काबिले तारीफ है। कैसे तारीफ है, याद रखिए जब पुलिस कुंडली खंगाल रही थी इस लड़की के बारे में, क्योंकि पुलिस की अलग अलग टीम अलग अलग जगह पर मौजूद थी, लगभग 300 पुलिस वाले एक लड़की के बयान के ऊपर पूरे शहर में तितर बितर छानबीन कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। 80 घंटे, आप समझ रहे हैं, 80 घंटे लगातार 300 लोग एक लड़की के कहने पर चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा। लेकिन यहां पर बारी थी कि जरा पता लगाया जाए लड़की जयपुर वाले स्टेशन से नीचे क्यों उतरी थी। तब पता लगा कि जयपुर में वो वहां से किसी और जगह पर गई थी। किस लिए गई थी? पीसीएस का एग्जाम देने गई थी, उसे क्लर्क के तौर पर भर्ती होना था, सरकारी नौकरी चाहिए थी, और इसलिए वो दूसरी जगह पर गई थी, और रात को करीब 7 बजे के आसपास वो वापस लौटती भी है, जिसमें वो बाहर जाते हुए नजर भी आती है। अब होता क्या है इसके आगे, जब पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस सबसे पहले सवाल पूछती है कि मैडम जरा यही बताइए, जब आप ऑटो में बैठी तो ऑटो में आपके साथ कितने लोग थे? लड़की ने कहा कि देखिए ड्राइवर साहब थे, 2 मर्द पीछे बैठे थे और मैं जाकर बैठ जाती हूँ। अब पुलिस जो छानबीन कर रही है चारों तरफ, पहली बार पुलिस को लगता है कि एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लग रहा कि 2 मर्द पहले से बैठे हैं, शाम का 7:20 का टाइम भी हो रहा है, जब आप बाहर जाती हुई नजर भी आ रही हैं, आपने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि आपको बैठना सही होगा नहीं होगा। इसके बाद जिस तरीके से मैडम ने आगे कहानी बताई, मैडम ने कहा कि ठीक है ऑटो 2 से 3 घंटा घुमाते रहा, लेकिन जयपुर से जिस जगह पर ये अपने भाई और पिता के साथ रहती थी वो महज 20 मिनट की दूरी पर था। तो महज 2 से 3 घंटे के अंदर जब ऑटो घूम रहा था पूरे शहर में, क्या इसे ज़रा भी अटपटा नहीं लगा कि ये बार बार अलग अलग जगह क्यों घूम रहा है? क्या इसने किसी को बताने की कोशिश की? अगर क्योंकि इस पूरी कहानी में इसने ये कहीं नहीं जिक्र किया कि ऑटो में उसके साथ जोर ज़बरदस्ती हो रही थी, उसने ये ज़रूर कहा कि 2 से 3 घंटे लेट हो रहे थे। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ पे आते हैं, जब इसे पार्क में ले जाया गया देर रात ठंड में, तो रेप करने के बाद जिस तरीके से लड़की ने कहा कि मुझे वहाँ पर बारी बारी से हर लड़का रेप कर रहा था,
तो क्यों नहीं पूरी रात में ये इसकी ठंड से हालत खराब हो गई। इसके बाद उसी ऑटो से बैठाकर, माफ़ कीजिएगा वर्णिता से एक पॉइंट छूट गया था, उसी ऑटो में बैठाकर इसे MNIT वाली जगह पर छोड़ दिया जाता है। तो कौन सा ऐसा अपराधी होगा जो पार्क से इस लड़की का रेप करने के बाद उसे फिर से ऑटो में बैठाएगा, फिर से एक इंस्टीट्यूट के सामने उसे छोड़ देगा। तो ये जो सारी चीजें थी थोड़ी सी अटपटी लग रही थी, जो कहानी में अच्छी तरीके से फिट नहीं बैठ रही थी, जो मैडम कहानी बता रही है। ऊपर से मैडम भोदू बनने का इतना अच्छा नाटक कर रही हैं कि वो बता ही नहीं पा रही हैं कि उनका रेप किस जगह पे हुआ। 2 से 3 घंटे वो घूमती रही। अब पुलिस की बारी थी कि ठीक है, हमने मैडम की बातों को तो जांच पड़ताल कर लिया, क्योंकि मैडम तो ठीक से कोई चीज़ बता नहीं रही हैं, लेकिन मैडम की फ़ोन क्या झूठ बोलेंगे। तब पहली बार पुलिस ने मैडम की फ़ोन कॉल और सेल टावर लोकेशन, मतलब याद रखिए मैं अभी इस दफ्तर में बैठा हूं और मेरा फ़ोन यहीं पर है, तो मैं भी यहीं पर हूं, तो ये सेल टावर से पता लगाया जाएगा कि दीपक सिंह जो इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है इतने इतने फलाने वक्त में, उसका फ़ोन कहां पर एक्टिव है। तो दिखा देगा, मेरे ऑफिस का एड्रेस दिखा देगा कि ये फ़ोन कहां पर एक्टिव था। तो पुलिस ने फोन लोकेशन और सेल टावर लोकेशन के जरिए पता लगाने की कोशिश की। अब मैडम जो कहानी बता रही थी, अब उस कहानी के ऊपर पुलिस वाले काम करना शुरू करते हैं। पुलिस वाले एक और काम करते हैं, क्योंकि जो लड़की है वो यूपी के मैनपुरी की रहने वाली है, तो पुलिस ने जो मैडम की पास्ट वाली ज़िंदगी, मतलब पीछे की जो ज़िंदगी है, उसकी कुंडली खंगालने की कोशिश की। जो पुलिस वाले हैं, याद रखिए जयपुर पुलिस अब यूपी भी जा रही है, शहर शहर तो घूम ही रही है, अब यूपी जाकर मैडम की पुरानी ज़िंदगी खोजने की कोशिश भी कर रही है। वहाँ से उन्हें कोई हाथ नहीं लगता, लेकिन एक कहानी ज़रूर पता लगती है कि मैनपुरी से वो अक्सर उत्तराखंड पे घूमने जाया करती थी, अपने नाना नानी के पास जाती थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी, और उसी लड़के ने मैडम को मोटिवेट किया था कि अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आइए मैडम जयपुर में मेरी अच्छी जान पहचान है, बस तुम्हें एग्जाम पास करना है, मैं तुम्हें एक अच्छी सरकारी नौकरी दिलवा सकता हूं। और उसी लड़के की बातों में आकर ये जो लड़की है जयपुर चली जाती है। पहली बार पुलिस को एक लीड मिलता है, क्या कहें, ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब जब पुलिस जाकर एक एक दरवाजे पर छानबीन करती है तो पहली बार पुलिस को क्या सबूत लगता है कि लड़की का रिलेशन एक लड़के के साथ है जो जयपुर का ही रहने वाला है। इसके बाद पुलिस एक टीम वहां से एक इनपुट आई। अब पुलिस क्या करती है, कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालती है कि लड़की ने किस किस जगह पर बातचीत की थी। अब लड़की जब 9 तारीख को स्टेशन से बाहर जाती है तो लड़की ने अपने भाई को कॉल कर कर एक बात कही थी। भाई से पूछा जाता है कि तुम बताओ तुम्हारी बहन ने उस रोज क्या कहा था। भाई ने साफ मन से बिल्कुल जो बातें कही गई थी वही सारी साफ बात पुलिस वालों को बताई। उन्होंने ये कहा कि देखिए जो मेरी बहन है, मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि आज मुझे आने में 2 से 3 घंटा लेट हो सकता है, तुम लोग सो जाना, जब मैं गेट खटखटाऊंगी तब दरवाज़ा खोल देना मेरे लिए। अब ये जो बात है बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। अपने भाई को कॉल करके कब कह रही है, 7 बजे के आसपास ही, कि मुझे 2 से 3 घंटा लेट हो जाएगा। जब पुलिस ने उसकी बहन से पूछा कि क्या तुमने अपनी भाई को ये सारी चीज़ें की थी, तब वो टालने लगी इस बातों को। पुलिस का शक और गहराता है। इसके बाद बात आगे बढ़ती है, पता लगता है कि मैडम ने 180 रुपये देकर एक ऑटो में बैठी, वो ऑटो जाकर एक जगह रुकता है। वहाँ से, क्योंकि स्टेशन के बाहर सीसीटीवी फुटेज नहीं लगे थे, लेकिन उस ऑटो में 180 रुपये देने के बाद एक पर्टिकुलर जगह रुकती है। वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर बैठकर, प्रेम नगर एक जगह है जयपुर में, वहाँ पर जाकर एक कमरे में जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करती है। अब बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? आज पूरे केस में आपने ध्यान दिया होगा, हमने रेप विक्टिम के नाम नहीं बताया, लेकिन अब बताते हैं उस लड़की का नाम क्या है। लड़की का नाम है आरती और उसके बॉयफ्रेंड का नाम है ऋषि राज। अब ये ऋषि राज और आरती किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, पुलिस की जुबानी जो हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करें, हूबहू बताते हैं कि ऋषि राज और आरती ने इसके आगे क्या क्या। स्टेशन से निकलकर एक किराए के मकान के अंदर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड ऋषि राज है और ये जो लड़की है आरती, ये दोनों फैसला करते हैं कि हमें आगे अब करना क्या है। तो पता लगता है कि बॉयफ्रेंड कहता है उसका, एक काम करो, तुमने 1 महीने पहले एक बॉयफ्रेंड को पटाने की कोशिश की थी ना, एक लड़का तुम्हारे पीछे लट्टू है, उसे एक काम करो, इस कमरे में बुलाओ और उसके साथ तुम सेक्स करो। अब लड़की तैयार हो जाती है इस बात के लिए। लड़की उसी लड़की को कॉल करती है। उस लड़की का नाम क्या है, जिस तरीके से वनिता ने आपको नाम बताया, संदीप। संदीप कौन है? संदीप डिग्री कॉलेज में 2nd ईयर का स्टूडेंट है। उससे कहा जाता है कि देखो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहती हूँ, आओ मेरे इस घर में आओ और हम दोनों रिलेशन बनाते हैं।
अब जो लड़का है संदीप, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, सोचिए स्टूडेंट के वक्त पे ऐसे ही पैसे नहीं होते। संदीप ने अपने दोस्त से 500 रुपये उधारी लिया और उसके बाद उधारी की पैसे से कुछ गिफ्ट्स खरीदे, ताकि उसे लगा कि उसकी जो नई गर्लफ्रेंड है वो उससे मिलने जा रहा है, उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लिया और उसी पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था। अभी जो लड़की है उस किराए वाले मकान से उतरती है, स्टेशन जाती है उसे रिसीव करने पैदल। दोनों उस कमरे में आते हैं, इसके बाद दोनों की बातचीत होती है और फिर दरवाज़ा बंद होकर इन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है, जो सेक्स होता है इन दोनों के बीच में। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा होता है, ये जो लड़की है जो आरती, उसकी फ़ोन से सारे कॉल को डिलीट कर देती है, सारे व्हाट्सएप मैसेजेस को डिलीट कर देती है, ताकि ऐसा लगे कि इन दोनों के बीच में तो कोई बातचीत कभी हुई ही नहीं है। इसके बाद जिस तरीके से जब काम पूरा हो जाता है, जब लड़का जाने की तैयारी कर रहा होता है, तब आरती कहती है कि तुमने मेरे साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं फौरन पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके कहूँगी कि तुमने मेरा किडनैप किया है, तुमने मेरे साथ रेप किया है, तुमने मुझे मारा पीटा है। अगर तुम चाहते हो मैं ये सारी चीज़ें ना करूं, तो तुम्हारा जो बाप है वो एक बैंक मैनेजर है, तो तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, हमें फौरन ही 5 लाख रुपए दो और यहाँ से चलते बनो। साथ ही जब संदीप को वो वापस भेज रहे थे, तब जो आरती ने उसका एटीएम का पासवर्ड सब कुछ निकाल लिया था। उसके बटुए में एक लड़का जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, 500 रुपये उधारी लेके अपने दोस्त से आया था, उसके बच्चे कुछ 100-200 रुपये भी वो लोग छीन लेते हैं और अपने पास रखे रहते हैं। अब जैसे ही लड़का जाता है बाहर, महज आधा घंटा बीता होगा, आरती फौरन फ़ोन करके बोलती है कि काम हो गया, 5 लाख रुपए का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ, कब तक घूमते रहोगे। अब जो लड़का है वो परेशान हो जाता है, अब 5 लाख रुपए कैसे इंतजाम करे, अपने पिता को क्या बोले कि उसके साथ क्या हो गया है, वो कुछ करता नहीं है। इसके बाद जो ऋषिराज जो अलग कमरे में छुपकर बैठा था, वो आता है कि चलो काम तो हो गया है, तुम फौरन ही पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर MNIT जाओ, जो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ के गेट के बाहर जाओ और वहाँ से अपने कपड़े फाड़ लो और अपने मुंह पर कीटनाशक जो पेस्टिसाइड होता है वो छिड़क लो, ताकि जेन्युइन लगे तुम्हारा मामला। तो अपने कपड़े फाड़ती है, कीटनाशक लगाती है, क्योंकि संदीप और उसके बीच में रिलेशन बन चुका था, तो रेप की पुष्टि भी जिस तरीके से मेडिकल में हो जाती है, तो पूरा एक सिस्टम बना दिया गया, एक एक्टिंग करवा दी गई, ढोंग करवा दिया गया कि एक लड़की के साथ रेप हुआ है। इसके बाद वो लड़की जाती है और कहती है फ़ोन कर कि मेरे साथ रेप हुआ, जो कहानी फिर आगे वनिता ने आपको समझाई। अब जब पुलिस की जानने की कोशिश ये थी कि जो ऋषिराज है इसकी दोस्ती आरती के साथ कैसे हुई, तो आरती और ऋषिराज की जो दोस्ती थी, वो या कहें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो मामला था, उसमें ये था कि ऋषिराज से हमेशा शिकायत करती थी आरती कि देखो मेरे जो घर वाले हैं वो बहुत गरीब हैं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, उनकी ना ख्यालात भी बहुत पुराने हैं, हम दोनों को कुछ आगे करना पड़ेगा। और बातों बातों में जो लड़की आरती है उसने ऋषिराज को मोटिवेट किया कि हम बहुत जल्द पैसे कमाने के कुछ तरीके सोचने पड़ेंगे। तब जाकर आरती और ऋषिराज दोनों फैसला करते हैं कि देखो हमारी बीच में असली प्यार है, लेकिन जो हम शारीरिक संबंध बनाएंगे किसी और के साथ, वो प्यार थोड़ी होगा, वो एक रात की बात होगी, और एक रात में अगर किसी से 5 लाख रुपए मिल जाएं तो फिर बात ही क्या है। तो दोनों ने फैसला किया था कि दोनों शादी करेंगे, और शादी के बाद भी ये जो ब्लैकमेलिंग वाला खेल है कि मर्दों को फंसाओ हनी ट्रैप कर और उनके साथ संबंध बनाओ और उनसे पैसे ऐंठो, ये एक प्रॉपर बिजनेस करना चाह रहे थे इस चीज़ को लेकर। अभी जब सारी चीज़ें पता लगती हैं तो पता लगता है कि ठीक है, ब्रिजेश कौन है, जो ब्रिजेश दूसरे लड़की का जो नाम लिया लड़की ने, वो कौन है। तो पता लगा कि उस रात वो एक और लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए राजी थी, लेकिन जो ब्रिजेश था उसे लड़की की बातों पर जरा डाउट हो गया, और डाउट होने के साथ उसने फैसला किया कि लड़की के बुलाने के बावजूद भी वो उस जगह पर नहीं जाएगा। अब इधर क्या हो रहा था, इधर जब बातें फैलनी शुरू हो गई कि देखिए संदीप ब्रिजेश नाम के लड़के हैं, तो संदीप ने डर के मारे एक थाने में जाकर बकायदा कंप्लेन दर्ज करवाई कि देखिए मेरे साथ ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप की कोशिशें की जा रही हैं, मेरा एटीएम चुरा लिया गया है और लड़की मुझ पर दबाव बना रही है। वो जो एफआईआर थी, जब वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तब पहली बार पुलिस ने सोचा कि जयपुर पुलिस को बताया जाए कि एक शख्स आया है जो ये सारी कहानी बता रहा है कि उसके साथ चीज़ें क्या हुई हैं।
तब जाकर ये दोनों जो अपराधी हैं ये पकड़ में आते हैं और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहती है कि देखिए ये जो स्वांग और जो ढोंग रचा गया है ये सिर्फ इस लड़की आरती के द्वारा ही रचा गया है, क्योंकि इनका मकसद था कि पैसे ऐंठो और उससे अपना खुद का एक बिजनेस बनाओ। इन्होंने अब तक कम से कम, जब तक उन्हें गिरफ्तार किया गया था, 5 से 6 मर्दों के साथ वो ऐसी वारदात को अंजाम दे चुके थे। 7वें या 8वें होते ये दोनों लड़के थे। और ये जो लड़कियों को चुनते हैं ये उसका बैकग्राउंड प्रोफाइल जरूर चेक कर लेते हैं कि अगर वो किसी अमीर घर से आता है, उसका बाप बैंक मैनेजर है या कोई बहुत बड़े अफसर का बेटा है, बिजनेसमैन का बेटा है, तो उसे अपने जाल में फंसाते, उसके साथ संबंध बनाते और कहते कि आप पैसे दो, नहीं तो तुम्हारी बदनामी तुम्हारे दरवाजे के सामने ठक ठक कर रही है, बस खोलने भर की देर है। और इसीलिए ये जो लड़कियां हैं ये अपने रसूख को बनाकर अच्छे तरीके से उन लड़कों से पैसों की उगाही करती थी। फिलहाल के लिए ये दोनों जो आरती और ऋषिराज हैं जेल के अंदर बंद हैं, इन पर अभी भी केस चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की गई थी, ये भूल गए थे कि जिस तरीके से अगर मैं फोन से नंबर डिलीट कर दूं, व्हाट्सएप मैसेज डिलीट कर दूं तो पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। ये गुजरे जमाने की बात है। अब पुलिस के पास कॉल डेटा रिकॉर्ड होता है। अगर मैं अपने फोन से कोई चीज डिलीट भी कर दूं, जो आपको लगता होगा कि आप डिलीट कर देते हैं नहीं मिलेगा, तो 30 दिन तक आपके फोन में ही डाटा रहता है और जब भी चाहे पुलिस वाले वो डाटा निकाल सकते हैं। तो ऐसे भ्रम में ना रहिए कि अगर आप जो चाहें पुलिस वालों को कठपुतली की तरह नचा सकते हैं। और इस केस में तो पुलिस नाच भी गई थी कि लगभग 300 पुलिस वाले चप्पे चप्पे पर हर एक शहर के कोने में घूम रहे थे, पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मैडम ने शायद थोड़ा सा भी सच बोला होगा। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। यहां तक कि राजस्थान से निकलकर पुलिस यूपी भी पहुंच जाती है, फिर भी हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि एक झूठ के लिए 300 पुलिस वाले किस तरीके से नाच रहे थे। लेकिन जब फैसला आता है, जब जांच पूरी होती है मैच 80 घंटे के अंदर, तो कहीं ना कहीं पता लगता है कि जो लड़की है ये स्वांग रचती है और ढोंग रच रही थी और इसने ही मर्दों को फंसाने के लिए एक झूठ और सफेद झूठ बोला था। तो इस पूरे मामले पर फिलहाल के दोनों जेल के अंदर है। लेकिन चलते चलते आप सबसे दरखास्त है कि इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर अगर आप चाहते हैं कि कोई हम ऐसी स्टोरीज लेके आए, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज लेके आए जो आप चाहते हैं लोगों तक पहुंचे, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस तरीके की कहानी और सुनना पसंद करते हैं। फिलहाल के लिए देखते रहिए क्राइम तक।